माँ की अर्थी को उठे हुए कुछ ही देर हुई थी, बेटी की रोते रोते हालत ख़राब थी, वो सदमे में थी। और उसी बीच उसका सगा पिता अपनी 14 साल की बेटी के हाथ को पकड़कर बोलता है कि बेटा तुम ज़रा सी भी टेंशन मत लो, तुम परेशान मत हो, जो जगह तुम्हारी माँ की थी वो आज से मैं तुम्हें देता हूँ। और उसके बाद वो अपनी सगी बेटी के साथ, जिसकी उम्र महज 14 साल थी, उसके साथ हैवानियत दरिंदगी करना शुरू करता है। बेटी उसका विरोध करती है, बेटी गर्भवती हो जाती है। सारे रिश्तेदारों को ये बात बताई जाती है और सारे रिश्तेदार उस 14 साल की बेटी से बोलते हैं कि बेटा ये बात किसी को मत बताओ, अगर तुम अपने पिता की बच्चे की माँ बनने वाली हो तो हम इस परेशानी को दूर कर देंगे। उसका गर्भपात करवा दिया जाता है और दोबारा से उस बेटी को उस हैवान दरिंदे पिता के हाथों में सौंप दिया जाता है कि तुम इसको पत्नी की तरह रखो। बिल्कुल आपको जो मैं बोल रहा हूँ इसको सुनकर यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि पिता हैवान था। चाचा चाची ताऊ सारे लोगों को उसने अपनी दरिंदगी की कहानी बताई, यहाँ तक कि उसने अपने साथ रेप होते हुए खुद वीडियो भी बनाया। उस वीडियो को रिश्तेदारों के व्हाट्सएप पर भेज दिया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब आकर वो फिर दूसरी बार 6 सालों तक उसके साथ रेप होता है और अब आकर वो 3 महीने की गर्भवती है। अब आकर 6 सालों के बाद इस घटना का खुलासा हुआ है। ये बेपिता की हैवानियत की दरिंदगी की कहानी जब आप पूरी सुनेंगे तो हो सकता है आपको रात को नींद ना आए, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाए और आपको यकीन नहीं होगा कि अभी तक जितनी भी कहानियाँ घटनाएं हमने बताई थी कि जो आज की घटना है कि इतनी नीच और गिरी हुई घटना भी कोई इंसान अंजाम दे सकता है। तो चलते हैं और आज की हैवानियत की दरिंदगी की घटना बताते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और इससे पहले वाली वीडियोस में जिन लोगों ने कमेंट किए थे उन लोगों के कमेंट को हम पढ़ेंगे, वीडियो के आखिर में जवाब देंगे। और अगर आपने कमेंट्स नहीं किया है या आपका कोई सवाल हो तो जल्दी से नीचे जाइए और जाकर एक कमेंट कर दीजिए, अगली वीडियो में आपके भी कमेंट का जवाब देंगे। और एक ख़ास बात कि आप लोग वीडियोज़ को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की जो घटना है उसकी तरफ बढ़ते हैं। घटना उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद की है। गाज़ियाबाद जो दिल्ली से बिल्कुल चिपका हुआ है। 17 अप्रैल की सुबह सुबह जब गाज़ियाबाद का कोर्ट खुलता है, वहाँ पर सारे वकील और जितने भी लॉयर वगैरह थे वो जा रहे थे कि उसी बीच एक लड़की जिसके पूरे बाल, जिसकी पूरी गंजी है, मतलब लड़के की जैसी दिख रही है, अच्छे खासे कपड़े पहनी है, देखने में वो लड़की है लेकिन उसका सर पूरा मुंडा हुआ है और पेट हल्का सा फूला हुआ है। वो अंदर की तरफ जाती है, लोगों को रोकती है और बोलती है कि यहाँ पर जो जज हैं वो कहाँ मिलेंगे, जज साहब से मुझे बात करनी है। जब लोग ऐसी बात सुनते हैं और कुछ वकील भी उसकी सुनते हैं तो उससे बोलते हैं कि बेटा तुम्हें दिक्कत क्या है, तुम दिक्कत बताओ। तो वो बोलती है कि मैं जज साहब के पास अपनी फ़रियाद लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरे साथ रेप किया है मेरे पिता ने, मेरे पेट के अंदर 3 महीने का बच्चा है, इसलिए मैं आई हूँ कि मुझे इंसाफ मिल सके। ये सुनना था। फ़ौरन जो मोदीनगर थाना है गाज़ियाबाद का, मोदीनगर थाने में फ़ोन पहुँचता है, क्योंकि लड़की मोदीनगर कॉलोनी की रहने वाली थी। मोदीनगर थाने में फ़ोन पहुँचने के बाद पुलिस की टीम पहुँचती है। वहाँ जो गाज़ियाबाद कोर्ट है, मानो चारों तरफ खलबली फैल जाती है कि एक लड़की आई है जिसके सगे पिता ने उसके साथ रेप किया है और वो गर्भवती है। हर किसी के दिमाग में सवाल था कि आखिर कब रेप किया, ये लड़की कब आई, क्या हुआ। फ़ौरन मोदीनगर थाने की पुलिस आती है और सबसे पहले ये जांच शुरू की जाती है कि लड़की सच भी बोल रही है या फिर झूठ बोल रही है। जब लड़की से पूछताछ की जाती है, पूछा जाता है, तो लड़की रोते हुए शुरू से अपनी कहानी बताती है। वो बताती है कि 2018 में उसकी माँ की बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। उसकी फैमिली में उसका एक छोटा भाई था। जिस टाइम पर उसकी माँ की मौत हुई थी उस टाइम पर उसकी उम्र लगभग 13 साल की थी। माँ की मौत होने के बाद उसको बहुत ज़्यादा सदमा लगता है और सदमा इस कदर लगता है कि वो डॉक्टर्स के पास जाती है। उसको सारी रात नींद नहीं आती थी। डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर्स उसको कुछ टैबलेट देते हैं। वो टैबलेट थी नींद की, मतलब वो टैबलेट खाएगी उसको नींद आ जाएगी। वापस आ जाती है और उसके बाद वो टैबलेट्स वगैरह खाकर सो जाया करती थी। पिता को पता था कि ये नींद की गोलियां लेती है और एक छोटा भाई था। ज़िंदगी यूं ही चलती रहती है। थोड़ा बहुत उसका दुख अभी थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ था, बस थोड़ी सी कोशिश कर रही थी वो सोने की कि एक रात 2018 में ही एक रात अचानक से उसको सोते हुए महसूस होता है कि उसके पास
कोई है जो उसके कपड़ों को हटा रहा है, उसके बदन पर हाथ फेर रहा है। और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो उसके आंखों के सामने उसका पिता था, वो पिता जो उसकी हिफाजत के लिए था, वही पिता उसके ऊपर हाथ फेर रहा था। वो पिता उसका राक्षस बन चुका था और उसके मुंह के ऊपर हाथ रखकर उसी टाइम पर वो विरोध करती है, लेकिन नींद की गोलियां उसको पिता ने पहले से ज़्यादा दे रखी थी, इसलिए वो हाथ पैर हिलाती है लेकिन कोशिश नहीं कर पाती। और रात में ही पहली बार 2018 में पिता रेप करता है। रेप करने के बाद सुबह होती है, वो पिता से बोलती है कि ये क्या किया। उस टाइम पर उसमें इतनी समझ भी नहीं थी। और फिर उसके बाद रेप का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर वो ये बात अपनी चाची को बताती है, चाची से बोलती है कि पिता मेरे साथ रेप करता है। और उस टाइम पर उसको ये भी पता चलता है कि वो गर्भवती हो चुकी है। फ़ौरन जो उसकी चाची थी उसको लेकर मोदी नगर थाने में पहुंचती हैं। थाने में जाकर कंप्लेन दर्ज की जाती है 2018 में ही, क्या बेटी के साथ पिता ने ऐसे ऐसे किया है। ये बात पूरे रिश्तेदारों में पता चलती है, सारे रिश्तेदार पहुंचते हैं और जो पिता था वो अपने रिश्तेदारों से बातचीत कर कर थाने में पैसे दे देता है। पैसे देने के बाद थाने वाले पैसा खाते हैं और हैरानी की बात देखिए, क्या उस बच्ची के साथ जो प्रेग्नेंट भी थी उस बच्ची को फैमिली वालों के हाथ में सौंप दिया जाता है, उसी पिता के हाथ में सौंप देते हैं थाने वाले जिस पिता ने उसके साथ रेप किया था। और पिता और रिश्तेदार मिलकर उसको सहारनपुर लेकर पहुंचते हैं। सहारनपुर के एक हॉस्पिटल में उसका अबॉर्शन किया जाता है और अबॉर्शन करने के बाद जो उसकी चाची, ताऊ, चाचा, वो लोग वापस उसका हाथ उसके पिता के हाथों में दे देते हैं और बोलते हैं कि बेटा ये बात किसी को बताना नहीं, फैमिली मैटर है, इसको दबाना चाहिए। और फिर उसका पिता 2018 से उसको वापस ले आता है और फिर ये रेप का सिलसिला चलता रहता है। एक दिन वो अपने छोटे भाई को ये बात बोलती है कि मेरे साथ पिता ऐसा करता है, लेकिन छोटा भाई जानते हुए भी कुछ नहीं बोलता। छोटे भाई की उम्र भी लगभग उस टाइम पर 13 साल थी, उसकी उम्र एक दो साल और आगे बढ़ चुकी थी। अब 1-2 साल बेटी के साथ पिता ऐसा ही रेप करता रहता है। और 2020 से आगे की बात है कि वो बेटी अपने ही फ़ोन से, जब उसका पिता उसके साथ रेप करने के लिए आता है तो वो फ़ोन को रख देती है और रेप का पूरा वीडियो शूट हो जाता है। शूट होने के बाद वो उस वीडियो को रिश्तेदारों में भेज देती है। जब रिश्तेदारों में वीडियो जाता है, चचा, ताऊ, इन लोगों में जाता है और वो लोग वीडियो को देखते हैं तो फ़ौरन उसके पिता को सूचना मिलती है और पिता फ़ोन को छीन लेता है और उससे बोलता है कि आज के बाद ये वीडियो किसी को मत भेजना, ऐसी हरकत मत करना। उसको मारता है पिता और उसके सर को मुंडवा देता है कि तू जब घर से बाहर नहीं निकलेगी तो तू ये बात किसी को नहीं बोलेगी और ना किसी को बताएगी, क्योंकि तू घर से बाहर जाती है, लोगों को ये बात बताती है। और ज़्यादातर लोग यकीन नहीं करते थे, इस वजह से उसने वीडियो भी भेजा। लेकिन रिश्तेदार जिन लोगों के नंबर थे उन्हीं के पास वो वीडियो भेज पाएगी, घर से बाहर निकल नहीं पाती थी, तो इसीलिए वीडियो को भी दबा दिया जाता है और मामला ऐसा ही चलता रहता है। 6 साल हो जाते हैं रेप होते हुए। 2018 से 2024 लग जाता है और 2024 में लास्ट बार उसके साथ रेप होता है 16 अप्रैल की रात। 16 अप्रैल की रात उसके साथ रेप होता है और उससे पहले ही उसको पता चल चुका था कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है और 3 महीने की प्रेग्नेंट होते हुए भी उसके साथ पिता उसका रेप करता है। और 16 अप्रैल की रात को जब सब लोग सो जाते हैं तो वो घर से भागती है आधी रात को और भागकर स्टेशन पर पहुंच जाती है। रात को वहीं पर सोती है और जैसे ही 17 अप्रैल की सुबह होती है तो वो गाज़ियाबाद के कोर्ट में पहुंच जाती है इंसाफ मांगने के लिए। इस बार वो पुलिस से और सारे लोगों से रो रो कर लास्ट में यही फरियाद कर रही थी कि वापस मुझे मेरे पिता के पास मत सौंपना। इससे पहले जब मुझे अस्पताल में लेकर गए थे, जब मेरा अबॉर्शन हुआ था, जब मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी, मैं रोज़ घुट घुट कर जीती हूँ। और मैं कोर्ट में इसलिए आई, पुलिस थाने में मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मुझे यकीन था कि पुलिस वाले फिर दोबारा से पैसे खा लेंगे, रिश्वत खा लेंगे और मैं दोबारा से मेरे पिता के हाथों में सौंप देंगे। इसलिए मैं कोर्ट में आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले और अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊँगी। तो ये ख़बर जब पूरी मामला होता है, पुलिस छानबीन करती है, फ़ौरन मेडिकल करवाया जाता है। मेडिकल में ये बात स्पष्ट हो जाती है कि हाँ, इस लड़की के साथ रेप हुआ है और उसके पेट के अंदर 3 महीने का बच्चा भी है। और वो ये भी बताती है कि जो सहारनपुर के अस्पताल में उसका अबॉर्शन हुआ था उसके सारे कागजात उसके पिता ने फाड़ दिए थे कि किसी को पता ना चल सके। फ़ौरन 19 अप्रैल को, मतलब छानबीन होने के बाद 19 अप्रैल को मुकदमा दर्ज किया जाता है और पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फ़ौरन वहाँ के जो ACP हैं,
जिनका नाम पूनम मिश्रा है, वो बताती हैं कि जितने भी लड़की ने जो कुछ बताया उसकी कहानी 100% बिल्कुल सही है, उसके साथ इतनी हैवानियत हुई है। फ़िलहाल में जो 6 लोग हैं, चचा, ताऊ और ये जितने भी लोग हैं, इनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल हमारा एसीपी पूनम मिश्रा जी से ये है कि जो पुलिस वालों ने 2018 में उसकी कंप्लेन दर्ज नहीं की थी, पैसा खाकर उसको वापस उसकी फैमिली के हाथों में सौंप दिया था। अगर 2018 में ही पुलिस अच्छे तरीके से कार्रवाई करती तो आज उसके साथ 6 सालों तक दरिंदगी नहीं होती। अब जो ये 6 सालों तक दरिंदगी हुई उस बच्ची के साथ, तो क्या पुलिस वालों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? उनको भी उतनी ही सज़ा मिलनी चाहिए जितनी उसके चचा, ताऊ, पिता को सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर लिया है और भी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, उनको उठाकर पुलिस जेल में डालेगी। लेकिन आप सोच कर देखिए, क्या पिता रेप करता था, उस लड़की ने मदद मांगी, रिश्तेदारों को बताया, लेकिन रिश्तेदारों ने सिर्फ इसलिए, पता नहीं किस लिए, शायद उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया हुआ, मैं तो समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो ज़्यादातर यही लगता है कि लोग ये बोलते हैं कि हमारी बदनामी हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी। मतलब ये नहीं सोचता कोई कि 14 साल की लड़की के साथ रेप हो रहा है, वो कितनी तकलीफ़ में होगी। और रेप करने वाला कोई बाहर का नहीं, वही जो उसका रक्षक था वही राक्षस बनकर उसके साथ रेप कर रहा है। इससे ज़्यादा तकलीफ़ की बात एक क्या होगी? तो वही जितने भी रिश्तेदार हैं उनको तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और ज़्यादातर जो लड़की है उसका कहना ये भी है कि मैं ये इंसाफ इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ इकलौती लड़की नहीं हूँ, बल्कि देश के अंदर, दुनिया में ढेर सारी लड़कियाँ हैं जिनके साथ उनके पिता ही हैवान दरिंदगी करते हैं, और वो सिर्फ अपनी इज़्ज़त के लिए, फैमिली की इज़्ज़त की वजह से ये बात किसी को नहीं बताती हैं। तो इस वीडियो को बताने का ख़ास कर मकसद ये है कि अगर आप बेटी हैं या फिर भाई बहन हैं या फिर कुछ भी हैं, आपका कोई भी रिश्तेदार, आपका कोई भी दोस्त आपको ब्लैकमेल कर कर या फिर किसी भी और तरीके से अगर आपके साथ गलत कर रहा है, अगर वो पहली बार गलत करता है तो फ़ौरन आप पुलिस के पास जाएं। आप ये ना सोचें कि ये बदनामी होगी, लोगों को पता चलेगा, चेहरा शर्मसार हो जाएगा। अगर उस लड़की की लोगों ने मदद की होती 2018 में ही, तो 6 सालों तक वो रोज़ रोज़ दर्द बर्दाश्त ना करती, 6 सालों तक वो एक जेल में, एक ख़तरनाक जगह पर अपनी ज़िंदगी ना गुजारती, बल्कि 6 सालों में उसकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो जाती। तो एक इस लड़की की कहानी, जिसकी माँ मरने के बाद उसके साथ ऐसा हुआ, बिल्कुल आंखों में आंसू आ जाते हैं सोच कर के दुनिया में इतने हैवान दरिंदे लोग भी हैं। जिस बच्चे को उन लोगों ने अपने हाथों से खिलाया, जिस बेटी को उसने अपने हाथों से खिलाया, उसने ऐसा किया। फिर ऐसे लोगों को तो गोली मार देनी चाहिए। हमारा कानून इतना सख्त होना चाहिए कि इनको ऐसी सज़ा मिले, इतनी ख़तरनाक सज़ा मिले कि ये किसी और की बेटी, अपनी बेटी या फिर कुछ गलत करने से पहले ही इनके हाथ पैर कांपें, ये सोच कर के इनको सज़ा कितनी कड़ी मिलेगी। तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मेन वजह यही कि हमारे देश के अंदर सज़ाएं बहुत हल्की हैं। अब देखिए, जिसने रेप किया, लड़की गवाही देने वाली है, सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी ये तारीखें चलती रहेंगी। और जो पिता है उसको सज़ा भी कई सालों के बाद मिलेगी। मतलब सज़ा नहीं मिलेगी, वो जेल में जाकर रहेगा सुकून से, खाएगा पिएगा, अपने घर से ज़्यादा अच्छी सुविधा उसको जेल में मिलेगी, क्योंकि जेल में खाने पीने की टेंशन नहीं होती। यहाँ पर मेहनत करता था, वहाँ पर मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी उसको, और कोई कुछ कहेगा भी नहीं उससे। तो इसलिए सज़ा हमारे देश की बहुत कमज़ोर है। आप इस पर क्या बोलेंगे वो बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या सज़ा मिलनी चाहिए। और इससे पहले वाली वीडियोज़ में जिन लोगों ने कमेंट्स किए हैं, अब उनके कमेंट्स को पढ़ते हैं। ये पहला कमेंट है नरगिस बानो का। ये बोल रही हैं, मैं नरगिस बानो हूँ फ्रॉम राजस्थान, कोटा से आपकी वीडियो देख रही हूँ। शुक्रिया नरगिस जी कि आप हमारी वीडियोस को देख रही हैं। जुल्फ़िकार भाई बिजनौर से। और देवा मेहरा बोल रहे हैं, सर आपकी शर्ट अच्छी लग रही है। जो शर्ट मैंने कल पहन रखी थी वही आज पहनी है, क्योंकि देवा मेहरा भाई आपको शर्ट अच्छी लगी इसीलिए मैंने कमेंट पढ़ लिया था, इसीलिए मैंने शर्ट को चेंज नहीं किया। अब मैं इसी को पहनकर वीडियो बनाया करूँगा सारी। और अगर आपको चाहिए तो मैं आपके घर पर शर्ट भेज सकता हूँ एक आध। और ये कमेंट किया है मिस्टर रोतश कुमार ने, करनाल हरियाणा से। SK बुंदेलखंड ने, इन्होंने कहा है झांसी उत्तर प्रदेश से, मैं सोनू अहिवार, आपकी वीडियो को ऐसा लगता है देखता ही रहूं। आपकी हर वीडियो कुछ ना कुछ शिक्षा ज़रूर देती है। बिल्कुल हम आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं और आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, उसका दिल से शुक्रिया। आप लोगों की मोहब्बत है जो आप लोगों को हमारी वीडियोस से कुछ सीखने को मिलता है, इसीलिए हम वीडियोस को बनाते हैं। यूज़र बोल रहे हैं, आप बहुत अच्छे से समझाते हो,
मैं रोज़ आपकी वीडियो का इंतज़ार करता हूँ, मैं चंडीगढ़ से हूँ। शुक्रिया भाई, लेकिन आपने अपना नाम नहीं बताया कि आप कौन हैं। नाम भी बताइएगा, नाम अपना लिखा करें। और जुल्फ़िकार भाई ने कमेंट किया है, बोल रहे हैं माज भाई बिजनौर में एक तरफा प्यार में एक लड़के ने एक लड़की को, एक टीचर को, महिला टीचर को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। बिल्कुल मैंने भी ये खबर सुनी है और इस न्यूज़ को आप डालना चाहते हो, इस न्यूज़ को डालो। जुल्फ़िकार भाई ये खबर मैंने पढ़ी है और आपके बोलने पर मैं ये खबर बनाऊँगा, ज़रूर बनाऊँगा, कल शायद मैं ये खबर बनाऊँ। और ये कमेंट किया है फ़रीद अहमद ने, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं आपकी वीडियो देखता हूँ सऊदी अरब से। भाई मैं सऊदी अरब में हूँ लेकिन आपकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। शुक्रिया फ़रीद अहमद भाई कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया। और जुल्फ़िकार भाई पूछ रहे हैं कि ये चश्मा नज़र का है। नहीं, ये चश्मा नज़र का नहीं है, बस मुझे अच्छा लगा था इसलिए लगा लिया था। आप लोग बताइए कि चश्मा मेरे ऊपर कैसा लगा था। मैंने इससे पहले वाली वीडियोज़ में लगाया था लेकिन अब नहीं लगाया, अभी याद आई है। आप लोग बताइए, फिर अगली वीडियो में मैं यही चश्मा लगाकर वीडियो बनाऊंगा। दीपा देवी कमेंट कर रही हैं, भाई हमें आपकी मदद चाहिए, मैं 1 ही साल से बीमार चल रही हूँ, प्लीज़ भाई आओ हमारी वीडियो बनाओ। आप किस जगह पर रहती हैं, किस जगह पर आपका घर है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह होगा, आप अगली वीडियो में कमेंट्स में कर दें, मैं आपसे बातचीत करूँगा और जहाँ भी जो भी मदद होगी वो हम करेंगे। हमारी सोसाइटी की तरफ से आपकी मदद की जाएगी। और ये कमेंट किया है नायक म्यूज़िक ने, नाइस कहानी, सुरेश नायक उड़ीसा से हूँ। और सत्यनारायण भाई बोल रहे हैं, लव यू, गुड नाइट माज भाई, आपका वीडियो ज़्यादातर रात को ही देखता हूँ और आप अच्छा आपका फ़ोन ख़राब था इस वजह से आप 1 महीने से मेरा वीडियो नहीं देख पाए थे। नारायण भाई समझ गया मैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब आपका फ़ोन ठीक है तो वीडियो आप बराबर देखते रहें। और ये कमेंट किया है यूज़र ने, कहानी बहुत अच्छी लगती है, अब्दुल मन्नात अंसारी, बल्ला शेरपुर बिजनौर उत्तर प्रदेश से हूँ। और ये कमेंट किया है डायनामो ने, हाय माज भाई आप कैसे हो, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। बिल्कुल भाई, आप लोगों की दुआएं हैं, मैं अच्छा हूँ। आप लोग बताइए आप कैसे हैं। और जिन लोगों के नाम रह गए हों, जिन लोगों का नाम नहीं ले पाया हूँ, तो वो गुस्सा ना करें, नीचे जाएँ दोबारा से कमेंट्स करें और जल्दी से जाकर कमेंट कर दें, जिससे मैं लंबा चौड़ा कमेंट करें, अच्छे से हिंदी में लिखकर कमेंट करें या फिर इंग्लिश में। मैं अगली वीडियो में आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। कोई भी सवाल हो या कुछ भी आप चाहते हो वो कमेंट करें, अगली वीडियो में हम आपका जवाब देंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और दूसरों की मदद भी करें। मिलते हैं।